गोपाल सिंह जी भोजी साहब, अशोक सिंह जी सेंगर साहब, अनूप सिंह जी बघेल साहब, पंचायत मंत्री महोदय और मुख्यमंत्री जी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन पुष्पगुच्छ के साथ करेंगे समय अभाव को देखते हुए। और अब मैं चारों अध्यक्ष महोदय से निवेदन करता हूं, जैसा कि सरपंच संघ और सरपंचों के प्रतिनिधियों की तरफ से आवाज आ रही है, मैं चारों अध्यक्ष महोदय को पुनः निवेदन करता हूं कि वो हमारे ज्ञापन की जो प्रति है वो माननीय मुख्यमंत्री और पंचायत मंत्री जी को सौंपे और हमारी जो मांगे हैं उन मांगों के समक्ष माननीय के समक्ष रखें। उन्हें मांग को देखकर और उस पर विचार और विमर्श के साथ जो भी सिस्टम्स हैं, जैसा कि माननीय ने पहले ही हमें कहा जा चुका है, हम उनके साथ सहयोग, समर्थन, विश्वास, खड़े हैं। एक बार पुनः खड़े होकर माननीय मुख्यमंत्री जी और पंचायत राज मंत्री जी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करेंगे। अब मैं कार्यक्रम को आगे संचालित करते हुए माननीय पंचायत मंत्री महोदय श्री प्रहलाद जी पटेल साहब से निवेदन करूंगा कि कृपया वो आए और सरपंचों को दो शब्द कहकर उनका उत्साहवर्धन करें। माननीय पंचायत मंत्री जी प्रहलाद जी पटेल साहब, जिनके नेतृत्व में कार्यक्रम हो रहा है। परिवार के व्यक्ति हूँ और हमारे बीच में मुख्यमंत्री आए हैं, मैंने कल उनसे प्रार्थना की थी, जरा एक बार दिल से तालियां बजा करना चाहिए। मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश के करवट मुख्यमंत्री, सक्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, अखिल भारतीय पंचायत परिषद के अध्यक्ष श्री अशोक यादव जी, उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह यादव जी, श्री अशोक सिंह तोमर जी प्रदेश अध्यक्ष, श्री राजवीर सिंह जी तोमर प्रदेश अध्यक्ष, श्री गोपाल सिंह जी पवार प्रदेश अध्यक्ष सरपंच चित्तसर, श्री अनूप सिंह जी बघेल प्रदेश अध्यक्ष ग्राम पंचायत सरपंच संघ, श्री राम प्रसाद जी चौधरी प्रदेश अध्यक्ष सरपंच संघ, श्री जागरण सिंह जी पटेल प्रदेश अध्यक्ष, श्री देवेंद्र चौधरी जी, मंच और दिल्ली से और बाकी स्थानों से भी लोग यहाँ पर पधारे हैं। मैं मध्य प्रदेश पंचायत विभाग की तरफ से मंचस्थ लोगों का, और आप इतनी दूर दूर से आए हैं, कोई तो रात भर भी चला होगा, आप सबका हाथ जोड़कर स्वागत है, अभिनंदन है। मैं 3 नाम जरूर लूंगा, माननीय अशोक सिंह यादव जी, महेंद्र सिंह यादव जी, रणवीर सिंह जी। जब ये पहली बार मुझे मिले थे तो मैंने उनसे कहा था कि संवाद में ये सरकार कभी कमी नहीं करेगी, और मुझे लगता है कि 4-5 बार तो लोग मिल ही चुके होंगे। फिर ने एक मुझे कागज दिया था कि साहब हमको तो बहुत छोटी छोटी चीजों में जनपद और जिले तक जाना पड़ता है। मुझे नहीं लगता कि इनको भरोसा रहा होगा कि ऐसा जल्दी हो जाने वाला है। तो इनने तो कागज में लिख दिया था कि 25 लाख तक की अनुमति सरपंच को होनी चाहिए। इन्हें लग रहा होगा कुछ तो होगा, लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभारी हूं आप सबकी तरफ से। मैंने वो फैसला किया और 25 लाख तक का अधिकार सरपंच को दिया। इतने में मैंने एक मॉडल, मैं जो कि ग्रामीण विकास मंत्रालय की समिति में भारत सरकार में लंबे समय रहा हूं, तो मैं देश के सभी राज्यों में गया हूं कमेटी में। तो मैं हमेशा ये मानता था कि सरपंच से, पंचायत से बेहतर कोई रिकॉर्ड रूम हिंदुस्तान में किसी संस्था के पास नहीं हो सकता। तो उसके कारण ही आप समझिए, आप एक एक व्यक्ति को जानते हैं,
उसके बच्चों तक को जानते हैं, कौन कब से रह रहा है इसको जानते हैं, और जितनी चीजें हैं। लेकिन हम पलटकर ये नहीं देखते कि हमारे पुरखों का इतिहास क्या है। पंचायत का मतलब है कि पूरा इतिहास वहां पर होगा। कोई खिलाड़ी होगा तो आपको पता है, कोई नर्मदा परिक्रमा में जाना है तो बिना आपके सर्टिफिकेट के जा नहीं सकता। ऐसी कोई गतिविधि नहीं है जो पंचायत की जानकारी के बगैर हो। लेकिन मैं आपसे पूछता कि आपके पास रिकॉर्ड रूम है, कि आपके पास में रिकॉर्ड संग्रह करने की जगह है या व्यक्ति है? क्या आपने कोशिश की? आप वहां क्या है? आपको वहां पर राजस्व के अधिकार से लेकर सब कुछ मिलेगा। आपके पास में पहले राजस्व के अधिकार दिए गए थे नामांतरण के, क्यों वापस लिए? इसका जवाब आपके पास नहीं होगा। इसका जवाब यही है कि हमने कभी दस्तावेजों को संभाल के नहीं रखा। यदि आपके खिलाफ कोई अपील लेकर जाएगा तो वो कागज किसके दरवाजे पर जाएगा, और आपका एक अच्छा खासा अधिकार नामांतरण का वापस हो गया। मुझे लगता है कि ये चीजें अगर हम नहीं मानेंगे, नहीं सीखेंगे, नहीं समझेंगे, अपनी क्षमता में वृद्धि नहीं करेंगे, तो अधिकार बढ़ेंगे नहीं, अधिकार वापस होंगे। क्योंकि लिटिगेशन सरकार नहीं चाहे, कोई सरकार नहीं। और इसलिए मुझे लगता है कि पहला कदम मेरा था कि रिकॉर्ड रूम होना। दूसरा, अगर आपको उसको बनाना है तो आने वाले 25-50 साल की कल्पना के साथ बनाना पड़ेगा। आपका कोई भी ग्रामीण भवन, वो चाहे कोई भी इंजीनियर हो, आरएएस का हो, चाहे जो भी हो, बनाते हैं आपने, लेकिन 2 मंजिला वो क्यों नहीं बन सकता? कभी भी कोई भवन 2 मंजिला नहीं है, बनाओगे और 20-25 साल 30 साल बाद जब भी वो डिस्मेंटल करना है, डिस्मेंटल करोगे। हमारे पास में पुराने भवनों को दुरुस्त करने का कोई रास्ता नहीं। हमने सरकार ने भी ये तय किया कि एक बार पंचायत अपना विकास का प्लान बना कर दे। जब मैंने देखा तो जो पिछली बार मैंने सारे काम रोके थे, स्टाडियम रोका, बाकी काम मैंने रोके कि भाई बाउंड्री वाल है, सीसीए मैं नहीं दूंगा। हो सकता है कि शुरू में आपको बुरा लगा हो, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि कितने तरफ करोगे? 20 काम आपको अनुमति है, तो एक समस्या इसमें भी आई है जो समस्या आपने मुझे दी है। 20 काम को, एक बहुत व्यवहारिक बात आपने की है कि अगर मटेरियल का पेमेंट नहीं हुआ और मैंने काम पूरा कर दिया तो मेरा काम पूरा क्यों नहीं माना जाना चाहिए? मैं मंच से घोषणा करता हूं, अगर हमारी तरफ से वित्तीय व्यवस्था नहीं बन पाई और आपने काम पूरा किया है तो आपको 21 में काम की परमिशन मिलेगी, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन हमको तय करना पड़ेगा कि भाई कंप्लीशन कैसे करना, बाकी चीजें करना। हाँ, भारत सरकार से पैसा नहीं आया इसलिए वो पोर्टल पर अधूरा दिख रहा है, तो फिर मैं मानता हूं कि इस पर हमें कदम उठाना चाहिए। और इसलिए मांग पत्र है, वो एक कोई बंधु बीच से कह रहे थे वास्तव में मांग पत्र पढ़ना चाहिए, वो हाथ उठा रहे हैं, सही, मैं तुम्हारी बात का समर्थन करता हूँ। बस वास्तव में इतने दूर दूर से लोग आए हैं, हमारी बहुत सारी बातों पर सहमति बनेगी, बहुत सारी बातों पर सहमति नहीं बनेगी, लेकिन उसका समाधान का रास्ता बंद नहीं होता। हमें उसके तरफ दिनों दिन आगे बढ़ना होगा। और इसलिए मैं अपने पंचायत के प्रतिनिधियों से बोलता हूं कि हम लगातार बैठे। तो मैं दूसरी घोषणा कर रहा हूं। दूसरी घोषणा यह है कि हर 6 महीने में हम पंचायत के इन संगठन के पदाधिकारियों के साथ, उसमें जनपद के भी जो होंगे अध्यक्ष और जिला पंचायत के अध्यक्ष का जो यूनियन है, उनके भी कुछ सदस्यों को चुनकर 6 महीने में आपकी मांग हो या ना हो, हम बैठेंगे और उसके बाद अपना रास्ता तय करेंगे। अभी 24, 25, 26 नवंबर को, पिछले बार वो सितंबर में हुआ था, इस बार चुनाव के कारण मुख्यमंत्री जी की उपलब्धता हमें चाहिए ही थी, इसलिए हमने उसको नवंबर में किया है। पहले दिन जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, जिला पंचायत सीओ और जो शहरी ग्राम पंचायतें हैं, शहर के इंदौर है, भोपाल है, यहाँ जहाँ सेमी अर्बन कॉन्सेप्ट है, उसका रूल हमने बदल दिया, रूल बना लिया, उसको सामने रखने वाले हैं और इसमें हम पारित कर देंगे कि हम उन पंचायतों के विकास में कौन सी तब्दीली करने वाले हैं, पदाधिकारी कैसे बदलेंगे। हमारा सचिव वहां पर काम नहीं कर पाएगा क्योंकि वहां पर तो नायब तहसीलदार स्तर का व्यक्ति चाहिए, कॉलोनियां बन रही हैं, उनके परमिशन होंगे, बाकी चीजें होंगी, तो उस फॉर्मेट को थोड़ा बदलेंगे। सरपंच हमारा रहेगा, जनपद में कौन सा सीनियर अधिकारी होगा उस पर हम इस बार रास्ते में जाएंगे, लेकिन हमने आने के पहले ये तय किया है क्योंकि आपने वोट की मांग की थी, तो मैंने तीनों
संघों के लोगों से कहा है आप 25 नामों को छांटिए जो तीनों दिन इस पार्टी लोग तो एक दिन रहेंगे, तीनों दिन उसमें कॉन्फ्रेंस में रहेंगे, उनके रहने की व्यवस्था होगी। तीनों बार आप विषयों को छांटिए और उसके बाद फिर अगले डिस्कशन में आप उसमें भाग लीजिए। एक आपने अधिकारों की बात की है, मैंने उनसे कहा है कि संवैधानिक तौर पर जो अधिकार है वो हम देंगे, लेकिन अब बीपीएल कार्ड बनाना या जैसे मैंने आपको नामांतरण की बात की थी, ये राजस्व विभाग का मामला है। जब तक आप अपने आप को कॉम्पिटेंट नहीं करेंगे, मैं अपनी तरफ से राजस्व मंत्री जी को पत्र लिखने वाला हूं इस संदर्भ में। पिछले बंद नहीं थी, जो कह रहे सुदूर सड़क बंद हो गई, इस साल से वो सारे काम शुरू होंगे, लेकिन अब आप कहते हो कि 5 हमको दे दो, 2 कर दो, ये कोटा वक्त तय करो, लेकिन वो इस बार बजट के प्रावधान में जरूरी है, मुझे भी पता है, लेकिन 3 बार बन गई तो चौथी बार तो गिफ्टी कर दो उसको, ये भी तो करो। एक सीएम हेल्पलाइन रिकॉर्ड मत करो, ऐसे रिकॉर्ड है, इसलिए अपन को ठीक करना चाहिए ना, मैं आरोप थोड़ी लगा रहा हूं। सीएम हेल्पलाइन में जो पंचायत सरपंचों संबंधी शिकायत आती है, जब तक आपसे जानकारी नहीं होगी कोई एफआईआर नहीं होगी, ये हमने तय किया। रोजगार सहायक अपने गृह पंचायत में नहीं रहे, ये आदेश हो गया है कि वो जो जहां के हैं वहां पर नहीं होंगे, धीरे धीरे उनको वहां से हटा देंगे। दूसरा सहायक सचिव और इनके रोजगार का एसीआर जैसी चीज तो होती है, लेकिन अभी चूंकि पंचायत के कर्मचारी हो गए, उस कारण से शायद अभी कोई तकलीफें आई है, तो हमने तय किया है कि उपस्थिति का आधार सरपंच ही तय करेगा, वेतन तब मिलेगा। इस पर भी हम अपना कल हमने अधिकारियों से बात की। बालू, रेत और गिट्टी पहले भी आपको मिलती थी आपके कामों के लिए, लेकिन आपके क्षेत्र में जो माइनिंग नहीं है तो उसके बाद, लेकिन इस बात से आप भी सहमत होंगे, जब ये अधिकार था तो इसका दुरुपयोग भी हुआ है। अब पंचायत ने बेचना शुरू किया, आपके काम के लिए आप उपयोग करो तो वो तो क्लास अभी भी बना हुआ है, लेकिन अगर इसमें कोई कठिनाई होगी तो उसके सरलीकरण के बारे में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इसमें मैं बातचीत करने वाला हूं, ये तय हुआ है। इसमें गौपालन के लिए हमारे पास 1000 से ज्यादा गौशालाएं हैं जो बनी पड़ी हैं, जिनका संचालन कोई नहीं कर पा रहा है, इसलिए अलग से गौसेट के बारे में अभी विचार मत करिए। 100% बने हुए भवन आप चलाओ, समूह चलाए, व्यक्ति चलाए, कोई संस्था चलाए, जब ये पूरे हो जाएंगे तो हम इस बात इस कदम, उसके बाद अगर जरूरत पड़ेगी तो हम इस पर आगे बढ़ेंगे। एक कार्यालय आवंटन करने की बात की है, तो ये तो हम अभी, मैं इसका प्रॉमिस नहीं करूंगा, मुख्यमंत्री से एक बार दूसरे चरण में आपके साथ बैठक करेंगे, क्योंकि अगर कार्यालय चाहिए भोपाल में तीनों को बैठने के लिए, तो अभी कोई रेस्ट हाउस वगैरह करेंगे या फिर बाद में इस पर मुख्यमंत्री से मैं बात करूंगा कि कोई अलर्ट हो जाएगा, आपकी सहमति सबकी बनती है तो उस पर विचार करेंगे। क्या हो गया, क्या कहते हैं? अतिक्रमण के लिए सरपंच को सिर्फ प्रस्ताव पारित करने हैं। अभी जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा थी और उन्होंने कहा था कि शमशान घाट की व्यवस्था देखनी चाहिए, और एक बात के लिए शायद आप भी सहमत होंगे और मन से अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर स्वागत मुख्यमंत्री जी का करिए। पिछले वर्ष 1900 करोड़ ही 5वें वित्त में थे, मुख्यमंत्री जी ने इस बार 6000 करोड़ दिए हैं 5वें वित्त में, और इसलिए मैं मानता हूं कि इसके लिए जोरदार ताली बजाइए, पैसा तो आपके पास रहता है। और इसमें हमने ये तय किया है कि शमशान घाट की पक्की सड़क, सीमेंट सड़क का इसमें मैंने प्रावधान ही सीमेंट सड़क दिया है कि आप सीमेंट सड़क बनाइए, फेंसिंग करिए, अतिक्रमण है तो हटेगा। अगर जहां पर बहुत सारी पंचायतें जहां शमशान घाट की जमीन नहीं है, मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है, अभी आप 3 दिन के इसमें आएंगे, अगर आपके पास सूची हो कि जहां जमीन नहीं है, अब जमीन गांव से 3 किलोमीटर दूर होगी तो कोई कंधे पर रख के ले जाएगा क्या गांव में? तो कोई विकल्प हमारे पास भी होना चाहिए। आप पंचायत के लोग हो, आपके गांव की सुविधा आपको तय करनी चाहिए, और उसके बाद आपको जमीन देखो कि ट्रांसफर हो सकती है तो हम ट्रांसफर करने तैयार हैं, लेकिन बिना मरघटे के कोई पंचायत रह सकती है क्या? मैं भिंड का प्रभारी मंत्री हूँ, वहां पर पंचायतें हैं जहां पर शमशान घाट नहीं है, ये बात मुख्यमंत्री जी ने कही थी, और इसलिए हमने 5वें वित्त के पैसे को दिसंबर 26 तक, इस बार का भी पैसा होगा
अगली बार का भी होगा। मनरेगा से आप अर्थवर्क कर सकते हो, सीसी इससे करो, लेकिन दिसंबर 2026 तक जो पंचायत इस काम को पूरा नहीं करेगी तो मैं कार्रवाई करूंगा, जो मैं आपके सामने कह रहा हूं इस भरी अदालत में, क्योंकि ये ऐसा काम नहीं है जिसको रोका जा सके। और इसलिए अतिक्रमण हटाने के लिए अगर आपको लगता है कि सरकारी जमीन खाली करानी है, आप प्रस्ताव पारित करिए। अगर आपको जो मदद चाहिए हमारे अधिकारी से, मंत्रालय से, मुझसे, मैं अतिक्रमण हटाने का हम भी पक्षधर है। सरकार ने अभियान चला रखा है। आपका प्रस्ताव आएगा तो संबंधित एसडीएम को, कलेक्टर को उस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। आपका पहला चरण है कि आप उसको जिला पंचायत सीओ को भेजिए। उसकी जिम्मेदारी है कि वो कलेक्टर और एसडीएम से बात करके आपके प्रस्ताव को पारित करें। एसओआर बदलने की बात की है, 22 में बदला था। कल मैंने जो हमारे वो हैं उनको बदलने के लिए कहा, उन्होंने कहा साहब हम बदल देंगे, लेकिन इससे कोई सिस्टम बनाएंगे कि हम कितने साल में एसओआर बदलेंगे। बार बार ये करने की जरूरत नहीं है। हम तय करेंगे कि 3 साल में या 5 साल में एसओआर में रिवीजन होगा, ये फिक्स कर देंगे ताकि कोई बाद में भी आए तो भी ये परिस्थिति ना बने। 5वें वित्त के बारे में इन्होंने कहा कि 3 किस्तें बाकी हैं, बिल्कुल नहीं बाकी हैं 3 किस्त, 1 किस्त बाकी है, पर तो टाइम अलग अलग मानते होते 2 बाकी है। और पहले की स्थिति अभी हमने डिलीट नहीं की, पहले की स्थिति थी नहीं, ठीक है। हाँ, दूसरा ये मनरेगा में जो लंबित बिलों की बात आपने की है, मैंने कल उस वक्त लंबा डिस्कशन किया है। भारत सरकार के नए पोर्टल पर पुराने बिल नहीं चलेंगे और जब तक वो पुराने बिल डिलीट नहीं होंगे तब तक वो नए पोर्टल पर नहीं आएंगे। एक बात आप समझ लो, पिछले 1 साल में जो काम हुए होंगे सब पर नहीं है, वो जो एसटी है वो सब पर नहीं है। अगर 1.5 लाख या 2.5 लाख से ज्यादा जिसका ट्रांजैक्शन है उसको देना पड़ेगा 2%। तो पिछले बार वाले में जो काम 2.5 लाख से ज्यादा जिन ठेकेदारों ने किए हैं, जिसके बिल लिए होंगे, उसका 2% आपको लगेगा। 2 विकल्प अभी बचे हुए, यदि वो हो गए तो आपको नहीं लगेगा, अन्यथा नए पोर्टल के हिसाब से भारत सरकार का पोर्टल है। अब जब भी कोई काम आप कराएंगे, 1.5 लाख से ज्यादा का काम होगा तो उसको 2% वो कचरा होना ही, और इसलिए उस पर हमें सख्ती आपको रखनी चाहिए। आपको कोई रियायत नहीं करनी चाहिए और आपको सख्ती रखनी चाहिए। लेकिन 1 साल का जो बैकलॉग है पिछला, जो पोर्टल आप पुराने बिल के कारण कह रहे हो, वो नए पोर्टल पर नहीं चढ़ सकते। लेकिन हम सरकार से ये आग्रह कर रहे हैं, भारत सरकार से, कि एक बार ये अनुमति दे दें, या तो मध्य प्रदेश सरकार एक बार उसको पिछले वर्ष वाले को वेव ऑफ कर दे। 2 ही रास्ते हैं, तीसरा कोई रास्ता नहीं है, अन्यथा। लेकिन मुझे लगता है इस पर हमें मन बनाना चाहिए ताकि हम अपना बैकलॉग खत्म कर लेंगे, नहीं बाद में हमको निर्माण कार्यों के पैसे में संकट आएगा। 15वें वित्त की टाई बंटाई जिसका मैं बोल चुका हूं। 16वें वित्त के आयोग के सामने हमने राज्य सरकार का प्रस्ताव रखा है और अपनी बातें कही हैं। विवेकाधिकार में आगे आपने 2 लाख की बात कही है, मैंने कल असेसमेंट कराया था। 2 लाख तो सरपंच के पास कोई राशि नहीं होती, लेकिन 15वें वित्त में प्रशासनिक राशि होती है, ये आपको अच्छी तरह से पता है। फिर भी मैंने कल असेसमेंट कराया था और वो घोषणा में मुख्यमंत्री से कराऊंगा और सामने बैठे तो उनको पर्ची दे दूंगा, पर 2 लाख तो नहीं दूंगा। लेकिन जो कुछ छोटे मोटे कामों के लिए 2000, 5000 किसी को आपको देना है, वो स्वनिधि एक शुरुआत करेंगे, अभी कम से करेंगे, माल आएगा तो ज्यादा दे देंगे। मानदेय अभी बढ़ा है, शिवराज जी ने बढ़ाया था, इसके लिए भी एक बार हमारे तीनों संगठन के लोग कहते हैं कि हम मानदेय कितने साल में बढ़ाने का तय करें। या तो एक तरीका हो सकता है कि जब विधायक के बढ़े तब आपके मानदेय पर हम विचार करें, तो मुझे लगता है ये ज्यादा ठीक होगा, ताकि ये कहने के लिए नहीं होगा। जॉब कार्ड की जहां तक बात जो आपने कही मनरेगा की, उस पर करते हैं कि मनरेगा के अलावा, लेकिन आपका जो टाइड फंड है, वो टाइड फंड में से आप क्यों नहीं रखते व्यक्ति? वो पैसा जिसको आप खर्चे नहीं कर पा रहे, साफ सफाई के लिए तो उसमें से आप व्यक्ति रख सकते हो, आप क्यों मनरेगा के चक्कर में? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि टाइड फंड का पैसा स्वच्छता में आप उपयोग कर सकते हो, किसी भी प्रकार की नल जल योजना, ग्रे वाटर मैनेजमेंट, इसमें आप प्लान नहीं कर रहे, इसलिए उस पैसे को खर्च नहीं कर पा रहे। पेयजल और स्वच्छता के लिए पैसा है वो, आप मनरेगा के कर्मचारी की बजाय अपने आप स्वयं कर्मचारी रखिए,
और टाइम फंड से पेमेंट दे, तो उसका रास्ता निकालिए। इसमें तो कोई दिक्कत मुझे लगती नहीं है। पता नहीं किसने सलाह दी है आपको ये मनरेगा में शुरू करने की। मनरेगा का तो है, आप जो करते हो, लेकिन आपके पास टाइट फंड जो रखा पड़ा है उसका खर्च करने का भी इससे रास्ता निकल जाएगा। बाकी आपने जनपद अध्यक्ष की बात की है, ये बात अभी हम लोग उसमें करने वाले हैं, क्योंकि दस्तियों को लेकर तो जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उसमें आपके पंचायत प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे, तो उस पर हम अपना काम आगे बढ़ाएंगे। और मैं आपसे यही विनती करता हूं, अभी नदियों के उद्गम पर मैं गया हूं, जिनकी पंचायत में नदियों के उद्गम है, एक बार अपनी कार्य योजना में उसको शामिल करिए। पौधारोपण, हमेशा हम अधिकार पर पूरा समय खराब कर रहे हैं। जब गांधी ने पंचायती राज शुरू किया था तब एक फूटी कौड़ी नहीं थी। आधा पैसा गांव इकट्ठा करता था तो आधा कलेक्टर देता था, उसका भवन बन जाता था, जमींदार में देते। पंचायती राज अधिनियम पारित होने के बाद हमको वित्तीय प्रबंधन मिला है, और मैं मानता हूं कि 2000 करोड़ से सीधे 6000 करोड़ जब 5वें वित्त में मुख्यमंत्री ने किया तो मैं खुद बोल सकता कि जो 6000 करोड़ दिए, जबकि मैंने सामान्य कहा था कि चीजों को एक बार लाइन अप करना चाहिए। अभी भी मेरी प्रार्थना, जैसे हमने तय किया कि अभी वो संख्या माननीय मुख्यमंत्री जी बताएंगे, लेकिन पंचायत भवन लगभग 2500 के आसपास है। और अभी जब मैं दौरे पर गया तो जो आप लोगों ने दिए, जहां बाढ़ का विस्थापित है, एक कमरे का पंचायत भवन है और रिकॉर्ड में पंचायत भवन है, मैंने उसको माना है कि पंचायत भवन विहीन है। जो पुराने 30 साल 35 साल पुराने, जो 2 कमरे के 2.5 कमरे के, हमने उनको भवन विहीन माना है। और जैसे ही अभी वित्तीय हमारे पास पैसा आएगा, हम 1000 के आसपास फिर से पंचायत भवन देंगे। मुझे लगता है कि जानकारी ऐसी दीजिए जिससे ये पता चले कि हाँ ऐसा हो सकता है। सामुदायिक भवन, जहां जिन पंचायतों में थे ही रहे, मैंने वहीं दिए पहली किस्त में, अभी फिर से 2700 लाइन में है, 2-3 दिन में रिलीज हो जाएगी। लेकिन मेरी आपसे प्रार्थना है, ताली अभी बाद में बजाना है, जगह देखो। एक बार पंचायत आप सामुदायिक भवन बनाते हो, उसमें 3 कमरे, उसमें शादी भी हो सकती है, धार्मिक कार्यक्रम हो सकते हैं, खेल हो सकते हैं। आप मेरे यहाँ गोटे गांव में जाओ, नगर पालिका है, एक सेट के भीतर हम राष्ट्रीय स्तर का खेल कराते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम हमने उस सेट के भीतर किया है, मुख्यमंत्री जी सामने बैठे हुए हैं। एक बार दिल से ये कर लो कि भाई मेरा जो सामुदायिक भवन होगा, मेरे गांव का कोई भी विवाहिक कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम और खेल, इसके लिए मुझे कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। इसकी जमीन चाहिए, पार्किंग होनी चाहिए आपकी। दूसरा, हमने स्वच्छता पर इसे दिया, मैं उसके डिजाइन बदल रहा हूँ। दीवारें खड़ी मत करो, आप पब्लिक टॉयलेट बना दो, 10-12, 2 को खोलो, बाकी को ताला लगा के रखो। जब कोई शादी विवाह आए तो खोल दो, उससे पैसा लो सफाई का। मुझे लगता है कि ये काम तो आपको ही करने पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं कर सकता। दूसरा, मैंने नियम बना दिया, 5000 से ज्यादा की आबादी की पंचायत होगी तो बिना मांगे 2 समुदाय केंद्र देंगे, आप दोनों एंड पर बनाइए। तो मुझे लगता है ये काम तो आपको करना है, आपको तय करना है। और इसलिए मुझे लगता है कि अगर हम मिलजुल कर चीजें तय करेंगे, हाँ कुछ पंचायतों में विषम स्थिति होगी जहां पर उसका अलग से विचार करना होगा, उसका हम अलग से विचार करेंगे। यही मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं। आज मिलने के पीछे ये था कि हम बाकी जिलों में गए, तब तो हमने सरपंचों से बात की है, लेकिन हर पिछले साल मैंने शुरुआत की थी कि जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और जिला पंचायत सीओ पहले दिन, दूसरे दिन जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और जनपद सीओ दूसरे दिन, और तीसरे दिन जिला पंचायत सदस्य। तो 3 से तो हम बात कर रहे थे, लेकिन आपसे बात नहीं हो पा रही थी, इसलिए मैंने हट पूर्वक कहा था कि उसके पहले मैं धन्यवाद देता हूँ तीनों संगठन के लोगों को, तो ने आपको उस कार्यक्रम के पहले यहाँ पर आमंत्रित किया। और मैं आप दिल से मुख्यमंत्री जी का आभारी हूँ। उनको वास्तव में आज केवड़िया जाना था, राज्य का कार्यक्रम है गुजरात में, केवड़िया में सरदार साहब को श्रद्धांजलि देने का। मैंने कल प्रार्थना की कैबिनेट में, इतनी दूर से लोग आए हैं और ये ऐसी इकाई है जो सबसे ताकतवर इकाई है, और इसलिए कम से कम उनके बीच में आपका आना, संवाद होना ये जरूरी है। बचे हुए जिलों में भी मैं आऊंगा, भी आगर, शाजापुर, मालवा के 3 जिले और बचे हैं, उनमें मैं जरूर आऊंगा। और नहीं, अभी इसको बहुत बाद में लिख के दे देंगे तो ठीक होगा। मैं आप सबका फिर से भोपाल की धरती पर अभिनंदन करता हूँ। आपकी जितनी मांगे थी उन पर हमने अपनी बात कही है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। जोर से नहीं बोलोगे तो कैसे होगा, पर मुख्यमंत्री जी कैसे बुलाएंगे आप?
भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। माननीय पंचायत मंत्री श्री पटेल साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपने विचार, जो कि एक संवाद, एहसास और इसके साथ सरकार और सरपंचों के मध्य का जो प्रयास है, ये प्रयास गांधी जी के ग्राम स्वराज, माननीय पंडित जी के अंत्योदय और के साथ सतत रूप से जारी रहेगा। और जैसा कि आपने कहा है, ये सतत रूप से आगे भी चलता चले जाए, इसी आशा के साथ मैं माननीय पंचायत मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के निवेदन पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी कुछ कहना चाह रहे हैं। बोले भारत माता की, भारत माता की, धरती पुत्र किसान की, भगवान बलराम की। आज के इस कार्यक्रम में सरपंच संयुक्त मोर्चा सम्मेलन, और कितना आपका और हमारा सबका सौभाग्य है, माननीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी ने मेरे बोलने के पहले बहुत कुछ काम निपटा दिया। जोरदार अभिनंदन करें माननीय मंत्री जी का। कई सारे आपके विषयों को लेकर के, और उससे सुखद बात, इस मंच पर मौजूद अखिल भारतीय अध्यक्ष माननीय अशोक जादव जी का धन्यवाद करें, उनने उनके बोलने का समय भी मुझे दिया। मैं आपका भी आभारी हूँ। माननीय महेंद्र सिंह जी यादव उपाध्यक्ष, आपका भी आभारी हूँ। जरा ताली बजाओ तो दिल खोल के बजाओ भाई। माननीय प्रहलाद जी भाई साहब के लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ। मंत्री जी ने आपकी सारी विषयों को लेकर के जो चिंता पाली, और अभी ये सत्र खत्म नहीं हुआ है, केवल मैं बीच में जरूर खड़ा हुआ हूँ क्योंकि मुझे केवड़िया दिल्ली ऐसे निकलना। तो हमने कहा अगर इतने दूर दूर से हमारे पूरे मंच के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन अशोक सिंह सेंगर जी, राजवीर सिंह तोमर जी, गोपाल सिंह पवार जी, अनूप सिंह बघेल जी, राम प्रसाद चौधरी जी, जालम सिंह पटेल जी, देवेंद्र चौधरी जी। अब जो नाम बच जाए तो लिखने वाले की गलती मेरे पास नहीं है, सारे नाम पढ़ दिए, ये हमारे सबके लिए है। एक बार पूरे मंच के लिए जोरदार अभिनंदन कर दें। त्रिस्तरीय पंचायत संयुक्त मोर्चे के इस सम्मेलन में सच में अलग अलग संगठन आते तो कंफ्यूजन पैदा होता है, बड़ा मुश्किल जाता है किसकी बात माने किसकी नहीं माने। बात तो सबकी घूम घाम के अपने अधिकार संपन्न बनाने की होती, लेकिन घर में सब्जी पूड़ी भी बनती है, पराठे का मजा अलग आता है, दाल बाटी का आनंद अलग आता है। बात तो वही है, जाना तो भोजन में ही, लेकिन अपने अपने तरीके। लेकिन हर त्योहार का मजा है, हर एक बार त्योहार जिससे जो मनता है उसका आनंद अलग आता है। और जब भोपाल में आओ तो संयुक्त बात करके आओ तो उसका अन्नकूट का मजा आता है। जोरदार अभिनंदन करें। दिवाली अभी अभी गई, 56 पकवान एक साथ आनंद लेने के लिए। मैं आज के इस अवसर पर जब आपसे बात करने के लिए यहाँ खड़ा हूँ तो यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन, माननीय मोदी जी का, जिनके नेतृत्व में पूरे देश के अंदर सभी क्षेत्रों में समान रूप से प्रगति होते हुए, लेकिन हमें कल की बीती घटना को भी भूलना नहीं। हमारे देश की बनने वाली प्रगति, बढ़ने वाले कदम दुनिया के अंदर अलग प्रकार से निकल रहे हैं। ऐसे में दुश्मन भी पता नहीं कितने कितने प्रकार से। तो मैं अभी तो कल की घटना को माननीय गृह मंत्री जी उस पर विस्तार से बात कहेंगे। हमारे घर में होने वाली ऐसी कोई भी आपदा वो सच में हमको कष्टकारी। 2 मिनट के लिए खड़े होकर के हम मौन कर दें। कल जो घटना में किसी भी कारण से हमारे बीच से गए, ऐसे सभी हमारे अपने बंधुओं के लिए मैं बाबा महाकाल से कामना करता हूं 2 मिनट का हम मौन करके अपनी बात कहेंगे। ओम शांति। बैठ जाए। हमारी अपनी ऐसी रोजमर्रा की गतिविधियों में
इतना बड़ा देश और इस बड़े देश के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री ने 10-11 साल में कितने प्रकार से कितनी सारी चीजों की चिंता की। इसलिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पे हमको भरोसा है, माननीय गृह मंत्री पे भरोसा है। जब लाल सलाम को आखिरी सलाम हो रहा तो ये लगेंगे कहा जो भी होंगे सब ठिकाने लगेंगे, ये पक्का भरोसा पूरे देश को। माननीय मंत्री जी बालाघाट से सांसद आते थे, ऐसी कई सारी घटनाओं का और कितने प्रकार के ऐसे व्यवस्थाओं के बीच अपनी हिम्मत से इन सारी बातों से बाहर आना पड़ता है। आज के इस अवसर पर चूंकि आपके राष्ट्रीय पदाधिकारी मौजूद है, प्रदेश के पदाधिकारी मौजूद है और जो अभी विषय आए उन विषयों के लिए हमारी सरकार सदैव आपके साथ है, ये पक्का बोल सकता हूं, इसमें कोई शंका नहीं। जो हमारे बीच में तय होगा उस व्यवस्थाओं का परिपालन करने का काम ये सरकार के माध्यम से निश्चित रूप से होगा। और ये बात तो सही है कि जब सरपंच के सामने बैठेंगे तो सचिव, रोजगार सचिव, क्या रोजगार सहायक, ये सब चीजें तो आना ही चाहिए, इनके बिना बात थोड़ी बनती है। तो ये इस विषय को लेकर के भी विभाग गंभीर है। लेकिन ये भी बात सही, त्रिस्तरीय शासन प्रणाली में पंचायत के लिए सच में जो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री ये हमको दिखते भले ही है, या आपकी नगर पालिका, नगर निगम, नगर पालिका, ये जो आपको पावर है वो पावर तो इतने बड़े बड़े पद वालों को भी नहीं। एक सरपंच जो पंचायत के लिए कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। जोरदार अभिनंदन अपने आप के लिए भी करें, क्योंकि पंचायत की नीचे तक की प्रणाली इतनी अच्छी है। इस व्यवस्था के आधार पर सच में कहा माननीय मंत्री जी ने कि एक पंचायत के सरपंच और पंचायत के दरमियान एक एक घर की गिनती आपके माध्यम से हो जाती। एक एक घर में होने वाली घटनाओं को लेकर आप अवगत रहते और भविष्य में आपको कहां ले जाना इसमें भी कोई शंका नहीं, वो सारी चीजें आपके सामने। ऐसे में सरकार की व्यवस्थाओं के बलबूते पर हमारा तो भौगोलिक रूप से इतना बड़ा प्रदेश, इतने बड़े प्रदेश में सच में बड़ी आबादी हमारी गांवों की पंचायतों में रहती। तो हमारे प्रदेश की अगर तस्दीर बदलना है, इसकी तकदीर बदलना है तो आपके बगैर संभव नहीं हो सकती है। ये पक्की बात है, ये आपके भरोसे से ही विकास का कारवां चल रहा है। इसलिए हमारी सभी योजनाओं के लिए आधार अगर हुए तो पंचायत। इसलिए आप बताइए, मुझे ट्राइबल के भी कुछ भाई बहनों ने अपनी तरफ से बात कही तो हमने कहा कि आपकी बात का भी विचार करेंगे। पिछली बार भी पिछली बार आपके यहाँ 23, 24, 25 जुलाई को ये हमारा एक कार्यक्रम किया था जिसमें त्रिस्तरीय व्यवस्थाओं के लिए खासकर पंचायतों के अलग अलग श्रेणीवार लोगों बिठाए थे। और इस साल भी ये हमारी 24, 25, 26 नवंबर को ये जो भोपाल में कॉन्फ्रेंस होने वाली उसमें बहुत सारे विषय आएंगे, लेकिन कुछ चीजें छोटी छोटी बातें 1-2 चीज मैं भी जोड़ना चाहूंगा। उदाहरण के लिए जैसे हमारा शहरीकरण बढ़ रहा है और शहरीकरण बढ़ने के कारण से पंचायत और पंचायत के पास में लगी नगरीय निकाय की कोई व्यवस्था है तो नगरीय निकाय और आपके बीच में एक कई बार ये टकराव आता है। जब नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद होती तो उनके पास पार्षद भी होते हैं, सीओमओ भी होते हैं, बहुत सारी चीजें होती, लेकिन ठीक पास में पंचायत। अब पंचायत के पंचायत सचिव और सहायक सचिव, इससे बड़ा कोई होता नहीं। और वो टीएनसी यूएनसी से लेकर बड़ी बड़ी अपनी कॉलोनी बनाने आते हैं, बहुत सारी चीजें होती। तो ऐसा कोई समाधान निकले कि हमारी पंचायत भी जिंदा रहे और वो विकास का काम भी बंद नहीं हो, इसका मैकेनिज्म बनाने की जरूरत है। इसके आधार पर भी हम अपने बड़े शहरों के साथ, लेकिन जो पंचायतें ऑटोनोमस है, जिन पंचायतों को अपने काम करना है, तो मैं आज ये भी देखता हूँ विदिशा में उदाहरण बना कि हमारी आवासीय व्यवस्था में पंचायत भी अपना रोल अदा करे कि आपकी खुद की प्लानिंग से अपना नया गांव बसे, क्या परेशानी है उसमें, उन कामों को भी किया जा सकता है, लेकिन विभाग के दरमियान उसको कैसे करें ताकि कठिनाई नहीं आए। जैसे बीच बीच में कोई ने खड़े होकर बोला ना कि कार्रवाई हो जाती है, एफआईआर हो जाती है, ये जो कठिनाई है मैं मान के चलता हूँ, ये पक्की बात आपको गारंटी दे सकता हूँ। अच्छा काम करो, सच्चा काम करो, सरकार आपके साथ आने वाली, कोई कठिनाई आपको नहीं आने वाली है, ये पक्की बात। बस काम के करने का इंटेंशन दिख जाता है कि काम की आपकी करने की भावना अगर शुद्ध है तो उस भावना में तो परमात्मा आपके साथ, कोई दिक्कत नहीं। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब हम अपने इस तरह की व्यवस्थाओं को लिए आगे बढ़ते हैं तो कई नए टारगेट आते हैं। जैसे अभी माननीय मंत्री जी ने सही कहा
2472 अटल पंचायत भवन हमारे पास इन गांवों की व्यवस्थाओं के लिए आज की स्थिति में भी जो आंकड़े बताएं, 1037 सामुदायिक भवन, 106 जनपद पंचायत के भवन, 5 जिला पंचायत के भवन स्वीकृत की। जब स्वीकृत करो तो ताली वाली तो बजाओ भाई, आप ही के लिए तो कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि मैं बोलता हूं तो भूल ही जाते हैं काहे के लिए बोल रहे हैं, यह आप ही के लिए बोला जा रहा है। यह हमारा सौभाग्य भी है कि जब इतने बड़े काम आपको मिलने जा रहा है, ऐसे में शांति धाम की बात भी बहुत पवित्रता के साथ आई। ये हमारे लिए 2026 का समय, सच में 27 में आपके चुनाव आ जाएंगे, सभी के चुनाव आने वाले, तो हमारे द्वारा ये मन का एक भाव भी रहता है। हर एक गांव के अंदर हमने तय किया कि हर हालत में शांति धाम के लिए जो राशि चाहिएगी और यह अतिक्रमण हटाने से लेकर जो भी कठिनाई, उसका समाधान करने के लिए निश्चित रूप से कलेक्टर्स के माध्यम से सारा प्रशासन आपके साथ रहने वाला है। इस टारगेट पे हमको आगे बढ़ना है, तो ये बड़ा पवित्र काम है। हमारे अपने गांवों के अंदर सब कुछ है और आखिरी में जो शांति धाम की एक आवश्यकता होती, इसमें कोई अमर नहीं है, जो आया सब जाने वाला है। लेकिन आने और जाने वाले क्रम में आप देखते हो गांव के पंचायत के अंदर इस कठिनाई का आपने समाधान अगर निकाल दिया तो पूरे गांव के लिए और गांव वालों की निगाह में आपका एक अलग प्रकार का मान सम्मान बन जाता है। पंचायत को एक अलग निगाह से देखते हैं। कई सारे लोग जिनको रोजमर्रा काम नहीं पड़ता, लेकिन ऐसे कामों को लेकर एक अलग आनंद आता है। हमारी सरकार रोजगार आधारित भी बहुत काम कर रही है, इसलिए रोजगारों को लेकर भी हम बहुत गंभीर है। पंचायतों के माध्यम से भी भविष्य में हमारे कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, रोजगार आधारित उद्योग, सभी प्रकार के कामों को लेकर के लंबी प्लानिंग से हम काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में तो ये कृषि वर्ष हम घोषित करने वाले हैं 2026 का कृषि आधारित वर्ष। ये इस वर्ष का रोजगार और उद्योग वर्ष था, अगला साल कृषि आधारित उद्योग का। तो आपकी पंचायतों के अंदर भी कृषि आधारित उद्योग कैसे लगे, उनमें लोगों को रोजगार कैसे मिले। और ये कई बार, वैसे तो अधिकांश जगह हमने चिन्हित की है, लेकिन फिर भी कई बार हमारी फसलों को लेकर के, खासकर सब्जी और इस टाइप की फसल जो नुकसान में जाती है, वो सारे उद्योग लगाने के लिए सरकार के माध्यम से, आपके माध्यम से हम वो उद्योग भी लगाने वाले हैं कि टमाटर ज्यादा हो गया तो टमाटर फेंकने की जरूरत क्यों पड़ना चाहिए, टमाटर का पाउडर बन जाएगा। प्याज, लहसुन, आलू, ऐसे कई प्रकार के अलग अलग फसलें हैं। तो सभी क्षेत्रों में जितना अच्छा हो सकता है सरकार के माध्यम से प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। इसी प्रकार से स्कूल कॉलेज में नहीं, आप तो अंदाज लगा लो, हमारी सरकार बनने के बाद हमने मेडिकल कॉलेज भी बहुत तेज गति से खोले और एग्रीकल्चर कॉलेज भी बहुत तेज गति से खोले। विकास के लिए शिक्षा और चिकित्सा, इस दोनों तरह से, और शिक्षा भी कौन सी, हार्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, इसके माध्यम से रोजगार की बड़ी संभावना। अब हमारे अपने विकास के इस क्रम में लंबे समय तक चलने के लिए जब आज आपसे बात कर रहे हैं तो आखिरी बात तो नहीं है, लेकिन त्योहार तो खूब आनंद से मनना चाहिए कि नहीं मनना चाहिए। तो जहां जहां हमने, ये भी आप भी जरा माननीय मंत्री जी के माध्यम से आप मंगा लेना, हमारे भगवान राम के, भगवान कृष्ण के या धार्मिक महत्व के ऐसे कौन कौन से स्थान हैं जो चिन्हित होने से बचे हैं, उनको भी तीर्थ हमारी सरकार बनाने जा रही है। जोरदार अभिनंदन करें। वो स्थान भी आप बताना, ऐसे प्रत्येक स्थान को हमने अपने राज्य की भौगोलिक सीमाओं के अंदर, भगवान राम अगर अयोध्या से चित्रकूट आए और चित्रकूट से बाद में आगे बढ़े तो किन किन मार्ग से आए और गए होंगे, प्रत्येक स्थान देवस्थान की तरह, वो तीर्थ की तरह विकसित होना चाहिए। ऐसे ही मथुरा वाले, अलीगढ़ वाले बैठे राष्ट्रीय अध्यक्ष, जोरदार ताली बजाओ। हमने इनके गोपाल कृष्ण कन्हैया के लिए भी योजना बनाई, हमने प्लान बनाया है कि मथुरा से भगवान कृष्ण कंस को मारने के बाद शिक्षा ग्रहण करने आए तो मथुरा से आने का रास्ता कौन सा, और यहाँ से द्वारका जाने का, नरकासुर को मारने के असम जाने का, हर बार मध्य में मध्य प्रदेश है तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, कई बार भगवान कृष्ण मध्य प्रदेश से गुजरे होंगे। तो जिस जिस मार्ग से गुजरे और वहां की कोई लीलाएं जुड़ी है, प्रत्येक स्थान को तीर्थ बनाने का काम हमारी सरकार के माध्यम से होगा। मैं आप सबको बधाई देना चाहूँ। इतना ही नहीं, पंचायतों के माध्यम से ग्रामीण स्तर पे भी गौशालाओं का, गोपालों का, दूध उत्पादन का एक बड़ा अभियान जब हम चलाने वाले हैं। तो दूध उत्पादन अभी जो 9% है उसको 20% तक ले जाने वाले हैं। इसलिए अलग से जितने प्रकार से हो सकते सारे सब विकास के मामले में पंचायत केवल हमारे अपने उन कामों को तो करे ही जो उसके पास है,
लेकिन वो शिक्षा में, चिकित्सा में, उद्योग में, रोजगार में, सभी प्रकार के विकासों में उनकी भूमिका हो। ऐसे कई काम करने के लिए आपको मैं जोड़ रहा हूं, लेकिन 25 लाख तक के काम तो आपको जो मिले, पहले इसका अभिनंदन कर दे। नगर निगम के बाद नगर निगम ने भी मेरे को लगता नहीं कि इतना पावर दिया, लेकिन ये हमारा विभाग का एकदम जेट गति से चलने वाला निर्णय। जोरदार अभिनंदन करें। बड़ा आश्चर्य लगता सुन के लोगों को, लेकिन हमने कहा कोई बात नहीं, हमारे लोगों को ये पैसा, क्योंकि नगर निगम, नगर पालिका जिनको पावर, बहन जी बैठो तो सही, हमको मालूम है क्या है। एक मिनट भाई जरा, नहीं करने वाला हटा देंगे साले, चिंता क्यों कर रहे हो। जब कोई तकलीफ देगा उसके अलावा सचिव है, सहायक सचिव है, इनकी क्या औकात। मेरे को लगता है कि यार सरपंच के मामले में कोई दिक्कत आ रही, सरकार ने निर्णय किया तो उसको ठीक करने का काम हमारा है। ये तो इस चिंता की बात थोड़ी ताली वाली बजा के बताओ अगर मैं आपके हित की बात कर रहा हूँ। देखो, निर्णय तो जब कभी भी सरकारी स्तर पे होगा तो निर्णय के क्रियान्वयन में कोई कठिनाई आएगी, उस कठिनाई को हल करने का काम तो सरकार का, सरकार के माध्यम से तो बातें आना चाहिए। तो जब आपसे कोई बात कर रहे हैं तो उस बात को करने के लिए आप ही के साथ तो बात करी जाएगी। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, सच में मेरे पास आने का समय नहीं था, लेकिन आपके दर्शन करने का और आपके बीच आने की इच्छा अगाध थी। माननीय मंत्री जी को धन्यवाद। हमने कहा भाई इतने दूर दूर से हमारे सरपंच भाई बहन आ रहे हैं और उनने अपने पंचायत के अंदर अलग अलग प्रकार से भूमिका अदा करी, तो मुखिया होने के नाते से अगर वो भोपाल में हमारे घर आ रहे हैं तो हमको दर्शन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आपके बीच आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। इसलिए आज मैं आपके बीच आया हूं और आने के बाद मैं आपसे यहाँ से अपने माननीय मंत्री जी और आपके पूरे संगठन के सारे पदाधिकारी को छोड़ के जा रहा हूं। और ये आखिरी नहीं है, अभी वापस जो नवंबर में 24, 25, 26 को 3 दिन की कॉन्फ्रेंस होने वाली। ऐसे कौन कौन से विषय जिसमें आपको कठिनाई आ रही उसको लिपिबद्ध बना लेना और वो सारी चीजें यहाँ पहुंचेगी। मैं अपने बीच में से आज जो माननीय मंत्री जी ने कहा है, मेरे को थोड़ा आपने कहा है तो मैं बोल जरूर देता हूँ, लेकिन ये अधिकार तो आप ही का है। आपने कहा कि मैं 50,000 का आज यहाँ से घोषणा करता हूँ, तुरंत कभी कुछ न कुछ तो हाथ में देना ही चाहिए। जोरदार अभिनंदन। 50,000 रुपया आज की इस कार्यक्रम के बाद से आपके खाते में पहुंचेगा, जो पंचायतों के अंदर आप लगाएंगे और भविष्य में और मिलता जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमारी समस्त मांगों और चीजों को देखा। अब मैं धन्यवाद प्रस्ताव के लिए अशोक जी का